हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी रिकॉर्ड। आज हम फोर्थ टॉपिक पे आ चुके हैं। इलेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वालिफिकेशन, ओथ एंड कंडीशन हमारा खत्म हो चुका है, सेकंड टॉपिक। और थर्ड हमारा टर्म, इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी खत्म हो चुका है। तो फोर्थ टॉपिक है हमारा पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला फंक्शन है, ये पहले एक बार देख लो फंक्शंस होता क्या है। फंक्शंस होता है स्पेशल ड्यूटी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, स्पेशल ड्यूटी ऑफ अ पर्सन। तो प्रेसिडेंट की क्या क्या स्पेशल ड्यूटी है वो हम इसमें पढ़ेंगे, और उनके पास क्या क्या पावर है वो हम देखेंगे। तो उनकी जो पावर्स हैं वो 7 पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं, ताकि आपको आप अच्छे से समझ सकें, अलग अलग डिवाइड करके आप कंफ्यूज ना हो। तो बुक ने पहले ही 7 में डिवाइड कर दिए अलग अलग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम एग्जीक्यूटिव पावर से। आप लोगों को पता है एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड ये पावर है सारी, एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड। जिन बच्चों को थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो रही है, आप समझ लीजिए आपको स्टार्टिंग से कोर्स स्टार्ट करना है, बेसिक से स्टार्ट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो से स्टार्ट करना है। डायरेक्ट आप यहाँ पे ना आए, मेरी यही आपके पास सजेशन है। और जो बच्चे इस बुक को रीड कर चुके हैं, जिनको टॉपिक थोड़े बहुत आते हैं, वो स्टार्ट कर सकते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट करते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती है। पहली पावर है, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव एक्शन, यहाँ पे क्या मतलब है, प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। और ये दोनों चैप्टर जब हम अलग अलग पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, हमें और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे हम दोनों टॉपिक्स को। ठीक है, तो जो भी वो एग्जीक्यूटिव एक्शन लेते हैं, लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो जो भी एक्शंस होते हैं वो फॉर्मली नॉट इनफॉर्मली, कि मजाक में कर दिया, फॉर्मली प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया, इसलिए फॉर्मली वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, फॉर्मली टेकन इन हिज और हर नेम। जो भी प्रेसिडेंट की पोजीशन पे है उनके नाम पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एग्जीक्यूटिव एक्शन लेगी, किसके नाम पे, प्रेसिडेंट के नाम पे। ये कह रहे हैं एग्जीक्यूटिव पावर का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर में एग्जीक्यूटिव एक्शंस के पार्ट बताए गए हैं। ठीक है, और उनसे रिलेटेड छोटी मोटी इंफॉर्मेशन बताई गई है। ठीक है, तो सेकंड में क्या बताया गया है, एग्जीक्यूटिव एक्शन। कौन सा एग्जीक्यूटिव एक्शन यहाँ पे बताया गया है, ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। इसका मतलब है, ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है दीज आर फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स। इनमें इंक्लूड क्या क्या होता है वो बता रही हूँ। फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स कोई भी होते हैं, और जो भी एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी एक्शन लिया जाता है कि हम ये इस लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे, इस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो भी गवर्नमेंट एक्शन लेती है, और पर्टिकुलरली दोज रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज, पर्टिकुलरली एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज। एग्जीक्यूशन की क्यों बात कर रही हूँ पर्टिकुलरली, क्योंकि हम पढ़ ही एग्जीक्यूटिव पावर्स रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड ही पावर बताएंगे इस टॉपिक में, है ना। तो जितने भी एक्शन लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा एग्जीक्यूट करने के लिए कोई भी लॉ या पॉलिसीज, या उनसे रिलेटेड कोई भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो जो एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, मेड करते हैं, ठीक है, एंड एग्जीक्यूटेड इन हिज और हर नेम। हमने बताया फर्स्ट पॉइंट में कि उनके नाम पे लिया जाता है, तो वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। ऑथेंटिकेटेड का मतलब है जेन्युइन का। प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, प्रेसिडेंट के नाम पे आप एक्शंस ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है, तो वो जेन्युइन होने चाहिए, क्योंकि हम उनके नाम पे ले रहे हैं। तो वो जो एक्शन है वो जेन्युइन होने चाहिए। अब जेन्युइन कैसे होंगे, जेन्युइन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट को पावर दी है। क्या पावर दी है, कि वो रूल्स बना सकते हैं ऑथेंटिकेट बनाने के लिए इन चीजों को, जो क्लियरली बताएं कि किस वे में ये काम करने हैं, फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स एंड एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट।
ये काम करने हैं उसके लिए वे, मैनर होता है वे, ठीक है, किस वे में, दैट यू डू समथिंग, समथिंग इज व्हाट, समथिंग इज दिस, ये करने में फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, ये करने में, तो ये करने में किस वे में ये करने हैं उनके लिए स्पेसिफाइंग क्लियरली डिटेल में रूल बनाने के लिए प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, ताकि वो जो एक्शन लिए जा रहे हैं वो ऑथेंटिकेट हो, जेन्युइन हो, ठीक है। थर्ड में क्या है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, एग्जीक्यूटिव एक्शंस का जो इन्होंने थर्ड जो पार्ट बताया यहाँ पे रिलेटेड है, इसीलिए मैं पार्ट कह रही हूँ ताकि आपके दिमाग में मेमोरी में बैठ जाए, ये आप भूले ना इनको, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड फॉर एलोकेशन ऑफ द सेड बिजनेस अमंग द मिनिस्ट्रीज। क्या कह रहे हैं, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस क्या होता है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस होता है प्रोसेस, ये प्रोसेस होता है, सेम चीज है, ठीक है। मैं बस आपको जैसे इन्होंने नाम चेंज करके डाल रखे हैं वैसे ही मैं आपको मीनिंग भी बता रही हूँ उनके हिसाब से, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस क्या होता है, प्रोसेस बाय विच इंडियन गवर्नमेंट कंडक्ट्स डे टू डे बिजनेस। अब बिजनेस में आता क्या है, यही तो आता है कि हम एग्जीक्यूशन करते हैं लॉज एंड पॉलिसीज का, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभालना है, ठीक है। यही तो होता है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, यही होता है ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, जो भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स उनसे रिलेटेड, बस उसी को बताया गया, उनसे जो ऑथेंटिकेट हो सके, सो प्रेसिडेंट के पास उससे रिलेटेड क्या पावर है ना। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस है जो इंडिया गवर्नमेंट कंडक्ट करती है डे टू डे बिजनेस के लिए, अपने जो उनके डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, है ना, एंड जो भी एग्जीक्यूटिंग पॉलिसीज होती हैं वही सेम एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ एंड पॉलिसीज, एग्जीक्यूटिंग पॉलिसीज होती हैं, तो उनके लिए। अब देखो ये जितने भी काम है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, अब ये तो है नहीं कि प्राइम मिनिस्टर्स इज अलोन हु डू दिस, अकेले तो नहीं है, वो लीड करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अकेले ये ही काम करते हैं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही काम करते हैं, नहीं, मिनिस्टर्स भी होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर्स भी होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनसे भी अलग मिनिस्टर्स होते हैं जो डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं, है ना। जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चैप्टर पढ़ेंगे ना तो हम और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो जो इनके बीच में मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग 3 तरह के जैसे मिनिस्टर्स होते हैं, तो उनके अंदर क्या है, जो पावर है ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस करने के लिए, है ना, ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स को देखने के लिए, तो इन पावर्स को क्या किया गया है, एलोकेट किया गया है। एलोकेट का मतलब होता है बंटवारा किया गया है, ठीक है। तो बंटवारा किया गया है, एंड फॉर एलोकेशन ऑफ सेड बिजनेस अमंग द मिनिस्ट्रीज, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, जैसे हमारी क्या होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग होती है ना, होम मिनिस्ट्री अलग होती है, सब अपना अपना डिपार्टमेंट जो भी उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपना काम करते हैं, तो बांटा गया है काम को। क्यों, क्योंकि जो वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस है वो एक अकेला इंसान नहीं कर सकता है, उसको एलोकेट किया जाता है, तो उस काम के बारे में ताकि वो काम क्या उसके कन्वीनियंट हो सके। कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है, कन्वीनियंट का मतलब होता है सुटेबल और प्रैक्टिकल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। अब कहते हैं ना कि हमारे दिमाग में आया, हमने इमेजिन किया और हमको कुछ करना है और हमारे दिमाग में आया और हमने कर दिया, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल होना चाहिए, कुछ फैक्ट्स होने चाहिए, कुछ रीजंस होने चाहिए, है ना, रीजनेबल होना चाहिए। तो उस चीज को, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस को, और वो जो काम बांटा गया है ताकि वो सुटेबल हो, प्रैक्टिकल हो, तो उसके लिए भी क्या किया गया है, प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि आप उसके बारे में रूल्स बना सकते हैं, ताकि वो जो एलोकेट हुई है पावर्स वो क्या हो सके, सूटेबल हो सके, प्रैक्टिकल हो सके, यानी कि कन्वीनियंट हो सके, ठीक है। ये थी हमारी थर्ड, सेम है, ठीक है। अब डी क्या है, अब एग्जीक्यूशन कौन करता है,
एग्जीक्यूटिव जो पावर होती है, जो पिलर होता है हमारे डेमोक्रेसी का, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जो एग्जीक्यूटिव किसके पास होता है, पीएम उसको लीड करते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। ठीक है, जब हम दोनों चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे बस आप इतना ध्यान रखिए जितना मैं आपको बता रही हूँ। जिन्होंने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं, मैंने उनके रोल्स बताए हैं ऑल दी 3 पिलर्स के, तो आप वो जाके देखें पहले। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी देख चुके हैं उस चीज को, तो मैं यहाँ पे उनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, और मैं चाहती हूँ कि उनका ये हो जाए। ठीक है, तो ही और शी, तो एग्जीक्यूटिव में इनका रोल है। ठीक है, तो इनको अपॉइंट करने के लिए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए, और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट करने की पावर किसके पास है, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। किसके पास है, सिर्फ प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट की पोजीशन पे होगा सिर्फ उसी के पास पावर है कि वो अपॉइंट कर सकता है प्राइम मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स को। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो किसी भी पर्सन को चाहे तो वो उसे अपॉइंट कर सकते हैं, नहीं। पार्लियामेंट एक अलग से चैप्टर है। ठीक है, लोकसभा में कैसे इलेक्शन होते हैं, और मैंने बेसिक जो आपको नॉलेज दी है पहले जो वीडियोस में, उसमें मैं बता चुकी हूँ कि पहले इलेक्शन होते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट चुन के आती है, जिसके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है उसकी गवर्नमेंट बनती है। उनमें से जो है वो प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं अपनी गवर्नमेंट में से, और उन्हें अपॉइंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट। और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो उनकी प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन में इसलिए बताया गया है क्योंकि ये एज ए समरी है, लेकिन इनके अलग अलग चैप्टर हैं। हम एक चैप्टर छोड़ के जो है वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद हम यही चैप्टर करने वाले हैं, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो पूरी डिटेल में करेंगे, बट इन्होंने समरी बताई है, ये आपको समझ आ रही होगी आई थिंक। ठीक है, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज और हर प्लेजर। प्लेजर का क्या मतलब होता है, प्लेजर का क्या मतलब होता है यहाँ पे, प्लेजर का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम फ्रॉम देयर पोजीशन एट एनी टाइम। ऑफ कोर्स इसकी लिमिटेशंस होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि इस टाइम पे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन क्या उनको रिमूव कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट ही उनको रिमूव कर सकते हैं। अपॉइंट किसने किया, प्रेसिडेंट ने। रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट। इसलिए क्या बोला, उनके ड्यूरिंग हिज और हर प्लेजर, वो होल्ड करते हैं ऑफिस को, क्योंकि अगर तब उनका प्लेजर नहीं रहेगा, जो क्योंकि उन्होंने जो अपॉइंट किया है और वो उनको रिमूव कर दे तो उनका प्लेजर नहीं रहेगा। उनके हिसाब से, प्रेसिडेंट के हिसाब से वो जो अपॉइंटमेंट है और जो रिमूवल है वो हो रहा है। ऑफ कोर्स और भी चीजें होती हैं, वो हम अदर चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो होल्ड ऑफिस करते हैं ड्यूरिंग हिज और हर प्लेजर। नेक्स्ट में चलते हैं, ई और एफ हम बाद में करेंगे। पहले ये जो है जो थोड़े रिलेटेड है, जैसे ए बी सी डी रिलेटेड है, वैसे ही जी और एच ए बी सी डी से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले जी और एच वाले जो पावर्स हैं वो हम पहले कर लेते हैं। ठीक है, बाद में ए एफ करेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन सीक, ही और शी का मतलब यहाँ पे यही है, हर एक पावर में ही और शी का मतलब यही है जो प्रेसिडेंट की पोजीशन पे है। तो प्रेसिडेंट कैन सीक का मतलब होता है आस्क, आप पूछ रहे हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट पूछ रहे हैं, आस्क समबडी, टू आस्क समबडी कौन है यहाँ पे, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर इज हियर समबडी। ठीक है, प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं किस चीज के बारे में, प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं किस बारे में, एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स ऑफ द लेजिस्लेशन। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा। जो ए बी सी डी हमने जो पावर की है, ये जो पहला पॉइंट है ना, इस कोमा से पहले का जो पहला पॉइंट है ना, सीक एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन की जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस होता है और जो
ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उनके बारे में क्या है, इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से। प्रपोजल्स ऑफ लेजिस्लेशन बता देती हूँ क्या होता है। प्रपोजल्स ऑफ लेजिस्लेशन क्या होता है? प्रपोजल्स ऑफ लेजिस्लेशन होता है गवर्नमेंट कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, गवर्नमेंट थ्रू इट्स मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिनको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव में और भी आते हैं, जैसे कैबिनेट हो गया हमारा, है ना, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो आप। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ यही जरूरी है, जब वो चैप्टर आएंगे वहां पे वो जरूरी होगा, उनकी एक्सप्लेनेशन जरूरी होगी, यहाँ पे ये चीज जरूरी, तो आप इस पे ध्यान दो बस। ठीक है, गवर्नमेंट थ्रू इट्स मिनिस्टर्स, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं ना, मैंने आपको बताया, थ्रू इट्स मिनिस्टर इंट्रोड्यूस अ बिल बनाते हैं वो, उसको हम बोलते हैं अ ड्राफ्ट बिल, अ ड्राफ्ट लो। ड्राफ्ट लो क्यों बोल रहे हैं? लो अभी तक बना नहीं है, ठीक है, हम उसको प्रपोज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब टू पार्लियामेंट। ठीक है, प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। लेजिस्लेचर क्या होता है? जहां पे हम लॉज को बनाते हैं, तो वहां पर प्रपोज करना। लेजिस्लेचर होता है पार्लियामेंट, जिसको हम पार्लियामेंट भी बोलते हैं। लोकसभा, राज्यसभा सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल जो होती है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं सेंटर का। ठीक है, क्योंकि स्टेट लेवल पे अलग डिटेल्स हैं, अलग इंफॉर्मेशन है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अ बिल जो कि ड्राफ्ट लो होता है टू पार्लियामेंट थ्रू इट्स मिनिस्ट्रीज। ठीक है, पार्लियामेंट के पास पेश किया जाता है। क्यों पेश किया जाता है? फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, फॉर कंसिडरेशन, उसके बारे में सोचने के लिए, थॉट करने के लिए। किसी डिसीजन से पहले जब हम कोई थॉट करते हैं, तो उसको सोचने के लिए पार्लियामेंट क्या करती है? उसको कंसीडर करती है, उस पर सोच विचार करती है, कंसिडरेशन करती है, और फिर पैसेज स्टार्ट होता है। किस चीज का पैसेज? कि वो बिल्स टू एक्ट बनेगा, बिल टू लॉ बनेगा। ठीक है, ये होता है पैसेज। बिल टू लॉ तक का सफर इन्होंने बोला है पैसेज। ठीक है, पैसेज वेयर बिल इज, इस पैसेज के अंदर क्या क्या होता है? पार्लियामेंट में डिबेट होती है। पार्लियामेंट चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे कि बिल पास कैसे होता है, यहाँ पे मैं बस बता रही हूँ आपको। बिल पे डिबेट होती है, स्क्रूटनाइज होता है, उसको अच्छे से सोच विचार करके उसको देखा जाता है, उसका पोटेंशियल देखा जाता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है। ठीक है, अगर अगर कोई चीज को मॉडिफाई करने की जरूरत है तो मॉडिफाई की जाएगी। ठीक है, मॉडिफाइड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, तो उसको, किसी लॉ को लॉ नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो अभी बिल है। प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। ठीक है, कि पार्लियामेंट में प्रपोज करने के लिए किसी भी बिल को, तो उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो प्रेसिडेंट आस्क आस्क करते हैं। किससे करते हैं? प्राइम मिनिस्टर से। ही और शी, प्रेसिडेंट कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन relating to proposals for legislation from the prime ministers। यहाँ पे दो चीज है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन, और दूसरा है प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो 6th है वो है प्रेसिडेंट कैन रिक्वायर द प्राइम मिनिस्टर। रिक्वायर का मतलब यहाँ पे है, रिक्वायर का थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, बस थोड़ा ही टाइम लगेगा। यस, रिक्वायर का मतलब होता है टू ऑफिशियली डिमांड और ऑर्डर समथिंग। ठीक है, ये होता है रिक्वायर। ऑफिशियली डिमांड कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में ऑर्डर दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? टू सबमिट, क्या सबमिट करने के लिए?
प्रेसिडेंट जो हैं वो ऑफिशियली डिमांड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से टू सबमिट, क्या सबमिट करने के लिए, फॉर कंसिडरेशन ऑफ द, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, प्रेसिडेंट आस्क टू द प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट, क्या सबमिट करना है, जो कंसिडरेशन है, जो थॉट है, किसी कोई भी डिसीजन लेना है हमें एग्जीक्यूटिव के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, कोई लॉज, कोई पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, उसके बारे में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो कंसिडरेशन है उसको सबमिट करने के लिए जो प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकते हैं कि वो कंसिडरेशन को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सबमिट करें उनके पास। कौन कौन से मैटर हो सकते हैं, एनी मैटर, कोई भी मैटर हो सकता है वो, ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, कोई भी एलोकेशन ऑफ पावर्स है मिनिस्ट्रीज के पास, कुछ भी, एनी मैटर on which a decision has been taken by a minister, किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है ना, उसमें से एक मिनिस्टर ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलावा भी मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, और भी होते हैं, ठीक है, हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो एक मिनिस्टर ने किसी चीज के बारे में सोचा डिसीजन के लिए, लेकिन उन्होंने वो चीज कंसीडर नहीं की बाय द काउंसिल, ठीक है, काउंसिल में उसका कोई कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन एक मिनिस्टर ने उस चीज को कंसीडर कर लिया, तो उस मैटर के बारे में, चाहे वो कोई भी मैटर हो, इस चीज से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, इस चीज से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, तो उसके लिए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकते हैं कि आप उस कंसिडरेशन को हमारे पास सबमिट करो, ठीक है, तो ये पावर होती है। अब हम चलते हैं बाकी के जो 6 पावर्स बचे हैं, टोटल एग्जीक्यूटिव पावर कितनी है, 12, 6 पावर्स हमारी हो चुकी हैं जो कि रिलेटेबल थी, आपको ही पढ़ने के बाद पता चला होगा। अब जो लास्ट 6 हैं वो हम देखते हैं, ठीक है, तो ये है ई और एफ, ठीक है, ही और शी अपॉइंट, किस किस को अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करते हैं, जैसे इन्होंने पहले बताया कि अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स, ये इनसे रिलेटेड था तो मैंने यहाँ पे बताया, थोड़ा सा अलग है, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में भी अलग से चैप्टर है, जिनको अपॉइंट करते हैं ना, यहाँ पे ये जो बताया गया है यहाँ तक इन दोनों पॉइंट में, तो इनको भी कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट, और इनके अलग से चैप्टर वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किनको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बस ये यही कह रहे हैं, ठीक है, एंड डेटरमाइंस सॉरी एंड डेटरमाइंस हिज और हर रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन क्या होता है, रेम्यूनरेशन होता है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, यस, रेम्यूनरेशन होता है अ पेमेंट मेड टू somebody for the work they have done, कोई काम कर रहा है, जो उन्होंने काम किया है, तो उनकी जो पेमेंट है वो कौन डिटरमाइन करेंगे, वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, बताएंगे कि इनकी रेम्यूनरेशन जो पेमेंट है वो कितनी होगी, कैसे होगी, क्या होगी, ठीक है। दूसरा किन किन को अपॉइंट कर सकते हैं, अभी तक हमने जो तीन हैं उनके बारे में पढ़ा जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, पहला है प्राइम मिनिस्टर, दूसरे हैं अदर मिनिस्टर्स, थर्ड है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब जो एफ है ये तीन आप अलग से याद कर लें, ठीक है, और जो जिनको अपॉइंट करते हैं और ये जो बाकी हैं ये आप यहाँ याद करें। पहले कौन है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, सेकंड है
चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ नहीं है, चीफ के अलावा इलेक्शन कमिश्नर जो बचे, ठीक है। थर्ड है चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, ओके। फोर्थ है गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स में जो गवर्नर होते हैं उन्हें भी कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जब हम गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे स्पेसिफिकली चैप्टर में तो हम जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये बस बता रहे हैं किन किन को, मतलब ये जो मैं बता रही हूँ ना ये तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। ये तो आपको याद रखनी है कि इन्हें इन्हें अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन है, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। यूपीएससी एंड फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी एंड फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी एंड फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एंड मेंबर कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। याद रहेगा, 5 पॉइंट याद रहेंगे किन किन को अपॉइंट करते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दोनों के आगे क्या है, सी और सी है, चीफ इलेक्शन, इलेक्शन को याद रखेगा, ऑडिटर जनरल को याद रखेगा, ठीक है। चीफ ऑडिटर सॉरी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। दोनों के सामने क्या है, सी सी, ठीक है। कैसे भी करके याद कर लो, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, ये दो साथ में याद करो, इन्हें अपॉइंट करते हैं। फिर आप याद करो जो है चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन याद रखना, फाइनेंस कमीशन, इन दोनों को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। फिर जो नेक्स्ट रह गया, जैसा रोल जो है प्रेसिडेंट का है एट सेंटर लेवल, वैसे ही स्टेट लेवल पे गवर्नर का रोल होता है, तो गवर्नर को भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। ऐसे याद रखना कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के जो रिलेशन है उसके हिसाब से याद रखना कि गवर्नर को भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अब पढ़ते हैं ये पॉइंट, ही और शी अपॉइंट्स द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, ठीक है, एंड द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। गवर्नर ऑफ स्टेट एंड सो ऑन, और भी हैं, जब पूरी बुक पढ़ लेंगे हमें पता लग जाएगा किस किस को करते हैं, लेकिन ये जो नाम बताए ना यहाँ पे DEF 3 यहाँ पे बताए हैं, अटॉर्नी जनरल D 2 यहाँ पे बताए हैं, मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। 5 मैंने यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। इनको याद रखना, 5 और 3 8 आप याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव पावर पे चलते हैं। अब ये 4 एक साथ याद रखना, ये 4 एक साथ याद रखना। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ कमीशन, ठीक है, वो चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं, क्या करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। क्या इन्वेस्ट इनटू किस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं, कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन को। जैसे क्या होता है, शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट होती हैं, वैसे ही बैकवर्ड क्लासेस होती हैं। अभी एक और आई है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्रेसिडेंट जो हैं कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं, कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट पे करते हैं, पहले तो याद रखना बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, याद करने के लिए पहला बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। दूसरा है ही कैन अपॉइंट एन इंटरस्टेट काउंसिल टू प्रमोट सेंटर स्टेट एंड इंटरस्टेट कोऑपरेशन। पढ़ेंगे हम ये अलग चैप्टर है इनका, बट अभी के लिए याद रखो कि वो अपॉइंट कर सकते हैं इंटरस्टेट काउंसिल को
ठीक है, टू प्रमोट सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑपरेशन के लिए, ठीक है। रिलेशन है बेसिकली सेंटर एंड स्टेट के बीच में और एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में, ठीक है। तो उस रिलेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, ताकि वो प्रमोट हो, अच्छा हो, वो रिलेशन अच्छा हो, उसको प्रमोट करने के लिए ही कैन अपॉइंट दैट एन इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल को वो किसको कर सकते हैं? फर्स्ट है कमीशन बैकवर्ड क्लासेस, सेकंड है इंटर स्टेट काउंसिल, थर्ड है डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट्स द यूनियन टेरिटरीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय हिम और हर, ठीक है। जब हम यूनियन टेरिटरी पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि किन किन यूनियन टेरिटरी में, मैं बता चुकी हूँ, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर हैव देयर ओन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और दिल्ली के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ठीक है। लेकिन जो बाकी की है वहां पे क्या कर सकते हैं, बाकी की जो भी यूनियन टेरिटरी है, बाकी छोड़ दीजिए, जो भी ये यूनियन टेरिटरी हमारी 8 यूनियन टेरिटरी हैं, वहां पे क्या कर सकते हैं, वो एडमिनिस्टर करने के लिए, मतलब वहां पे अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूनियन टेरिटरी के अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने द्वारा अपॉइंट किए गए, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए एडमिनिस्ट्रेटर्स को वहां पोजीशन पे रख सकते हैं, ठीक है। उनके पास ये पावर है कि यूनियन टेरिटरी के अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, और जब हम यूनियन टेरिटरीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए अलग से चैप्टर पढ़ेंगे तो आप वहां पे और अच्छे से समझ पाएंगे, यहाँ पे बस याद कर लीजिए, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया, किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित कर सकते हैं, और उनसे रिलेटेड जो पावर है विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया, उनको भी डिक्लेयर कर सकते हैं। पहली बात कि शेड्यूल एरिया को ही डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट कह सकते हैं कि ये जो एरिया है ये शेड्यूल एरिया के अंदर आता है, ठीक है। 5th एंड 6th शेड्यूल का अलग से चैप्टर है, जब हम उसको करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया के नाम से घोषित कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, और उस चीज को एडमिनिस्टर करने के लिए, उसके अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उस शेड्यूल एरिया के अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वहां की जो पावर्स हैं वो भी डिक्लेयर कर सकते हैं ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। शेड्यूल एरियाज अलग होते हैं, ट्राइबल एरियाज अलग होते हैं। ये जब हम 5th एंड 6th शेड्यूल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किनके, पहला शेड्यूल एरियाज, दूसरा ट्राइबल एरियाज, ठीक है। इनके अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी पावर उनको घोषित करनी है वो घोषित कर सकते हैं, जो भी एरिया उनको शेड्यूल एरिया बनाना है वो उसको घोषित कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको पता लगेगा कि यहाँ पे शेड्यूल एरिया के साथ में ट्राइबल एरिया क्यों नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्राइबल एरियाज का अलग से शेड्यूल है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है। शेड्यूल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन और उससे रिलेटेड पावर प्रेसिडेंट के पास अलग होती है, ट्राइबल एरियाज के पास से अलग होती है। जब वो चैप्टर करेंगे तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिक्लेयर कर सकते हैं एरिया एज ए शेड्यूल एरिया, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दोनों शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। आई होप आपको एग्जीक्यूटिव पावर समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट पावर पे चलते हैं हम, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होता है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मैंने बताया था आपको, लेजिस्लेचर हु मेक्स द लॉ,
जो लॉ को बनाते हैं, ठीक है, उनके पास से ही जो बिल होता है, उनके पास से ही जो बिल होता है वो एक्ट बनता है। और ये जो सफर है बिल टू एक्ट का, ये पार्लियामेंट में होता है, मतलब लेजिस्लेचर में होता है, ठीक है, लेजिस्लेचर में होता है। पार्लियामेंट में लोकसभा आते हैं, राज्यसभा आते हैं, और एक्ट बनने से पहले अब लोकसभा ने परमिशन दे दिया राज्यसभा की, मेजोरिटी पास हो गई है लोकसभा की, और वो बिल यहाँ तक पहुंच चुका है, ठीक है। अब जो लास्ट स्टेज है वो है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट उस बिल को एसेंट देंगे। एसेंट देना मतलब अपना एग्रीमेंट देंगे, ठीक है, कि मैं एग्रीमेंट देता हूँ। क्या एग्रीमेंट? कि अब ये बिल टू एक्ट बनने के लिए रेडी है। जब वो अपना एसेंट दे देंगे तो वो बिल जो है वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में जो पार्लियामेंट से जो भी नॉट ओनली बिल, यहाँ पे सिर्फ मैं बस बता रही हूँ कि बिल जो हमने अभी एग्जीक्यूटिव में पढ़ा कि बिल पास होता है, ठीक है। तो जो ये पार्लियामेंट है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये क्या होता है? लेजिस्लेचर, ठीक है। अब जो लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग, जहां पे भी लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट का नाम साथ में आता है, कहीं भी आता है, ठीक है। अब है ना, आपको ये जो पावर है ना, जिस तरह से एग्जीक्यूटिव पावर आपको प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ के बहुत अच्छे से समझ आएंगे, वैसे ये जो लेजिस्लेटिव पावर्स है ना, पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ के और ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। तो पार्लियामेंट चैप्टर इससे बहुत रिलेशन में है, ठीक है। तो पहले हम ये कर लेते हैं, पार्लियामेंट तो हम बाद में ही करेंगे, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब खत्म हो जाएंगे तो बाद में हम पार्लियामेंट पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लेजिस्लेटिव पावर पे, ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमारे पार्लियामेंट से रिलेटेड है, ठीक है। द प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो पार्लियामेंट का जो पार्ट है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट है, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट भी इसका एक पार्ट है। किस तरह से पार्ट है, उसी को बोला गया है कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। वो इंटीग्रल पार्ट ही इन पावर्स की वजह से है। तो वो क्या क्या पावर है जो प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है? तो वो कौन कौन सी पावर है जिसकी वजह से जो प्रेसिडेंट है, हम उनको बोलते हैं कि वो पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट है, क्या कारण है? फर्स्ट रीजन है या फर्स्ट पावर है कि ही कैन समन क्या होता है, प्रोग्यू क्या होता है, डिसोल्व क्या होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है। ये सारी चीज पार्लियामेंट से रिलेटेड है। जब आप पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो आप इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं इनकी डिटेल दे देती हूँ याद करने के लिए, कि आपके दिमाग में ये ना आए कि ये वर्ड कहाँ से आगे, कैसे आगे, हमें तो मतलब ही नहीं पता। तो मैं इनका मतलब समझा देती हूँ, लेकिन जो डिटेल है वो हम पार्लियामेंट चैप्टर में ही पढ़ेंगे, ठीक है। समन का क्या मतलब होता है? समन का मतलब होता है to order a person to come to a place, to order to come to a place। प्लेस कौन सा है यहाँ पे? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा। इनमें आने के लिए हम ऑर्डर दे सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑर्डर दे सकते हैं। किसको ऑर्डर देंगे? कौन बैठता है यहाँ पे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, ठीक है। तो उनको ऑर्डर दे सकते हैं कि आपको यहाँ आना है, ठीक है, सम्मन करना है, यहाँ पे आना है, ठीक है, टू कम। अब कब कब आते हैं उनका भी टाइम होता है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज दे देती हूँ, बताती हूँ मैं आपको। 3 सेशन होते हैं। 3 सेशन का मतलब होता है, पार्लियामेंट है 3 सेशन। पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं एक साल के अंदर, ठीक है। साल हमारा कब शुरू होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च।
1 अप्रैल टू 31 मार्च जो हमारा गवर्नमेंट का कैलेंडर के हिसाब से ईयर होता है, ठीक है। फर्स्ट जो सेशन होता है वो होता है बजट सेशन, ठीक है, साल शुरू होने से पहले, ठीक है। अब जैसे अप्रैल को शुरू होने वाला है तो उससे पहले ही, अब ये ईयर शुरू होने वाला है, ठीक है, गवर्नमेंट का, तो इससे पहले बजट पास करना पड़ेगा ना, कि हम एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे, कैसे जो है पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो बजट बजट तो पास करना पड़ेगा। तो पहला ही जो सेशन होता है उसको नाम दिया गया है बजट सेशन। क्यों क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि उसमें बजट पास करते हैं, ठीक है, आने वाले साल के लिए हम बजट पास करते हैं। कब से कब तक होता है ये? फेब्रुअरी टू मई मंथ। एक पार्लियामेंट चैप्टर जब पढ़ेंगे ना उसमें बता रखा है अलग से डिटेल से, ठीक है। तो फेब्रुअरी से लेकर मई तक, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने का हमारा बजट सेशन होता है। सेकंड होता है द मॉनसून सेशन, नाम है ये इसका, ठीक है, मॉनसून सेशन, सॉरी, मॉनसून सेशन। ये कब से कब तक होता है? जुलाई टू सितंबर, जुलाई टू सितंबर, 3 मंथ तक होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब मई और जून के बीच क्या है? सॉरी, मई और जुलाई के बीच क्या है? जून आता है। अब जून में कोई सेशन होता है? नहीं होता। जून में क्या होता है? ब्रेक होता है, जिसको हम रिसेस भी बोलते हैं। 2 सेशन के बीच का जो टाइम है, मतलब यहाँ पे क्या है, जून है जैसे, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ब्रेक हो रखा है, ठीक है, रिसेस है, ठीक है। थर्ड क्या है? द विंटर सेशन। सर्दियां आने लगती है सितंबर के बाद, ठीक है, नाम है ये, ठीक है, द विंटर सेशन, जो कि नवंबर से लेकर टू दिसंबर होता है, ठीक है, जो कि नवंबर दिसंबर 2 महीने का होता है। ये 4 का होता है, 3 2 4 3 2, ठीक है। इनके बीच का क्या होता है? ब्रेक होता है। तो ये जो सेशन होते हैं, अब जैसे मॉनसून सेशन है, मान लो, ठीक है, जुलाई को स्टार्ट हो रहा है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? समन कर सकते हैं कि आ जाओ पार्लियामेंट में, लोकसभा में, यू हैव टू कम, वो ऑर्डर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है वो समन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद की मतलब 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी अदर अदर फैक्ट्स हैं वो हम पार्लियामेंट चैप्टर में ही पढ़ेंगे। यहाँ पे बस इतना याद रखो कि समन करते हैं, ऑर्डर देते हैं पार्लियामेंट में आने के लिए। उनके पास ये पावर है प्रेसिडेंट के पास कि वो ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक है, दोनों को ही जो है समन कर सकते हैं। टू मीट एट सच टाइम, कि इस टाइम पे आना है और इस जगह पे आना है। ही और शी थिंक्स फिट, जहाँ पे वो, मान लो कि जॉइंट सीटिंग भी हो सकती है, ठीक है, या कोई भी मतलब जो भी काम होते हैं पार्लियामेंट के, तो वहां पे समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं, बस यही मतलब है इसका। नेक्स्ट में चलते हैं। प्रोरोग्यू क्या होता है? ये होता है सेशन को डिसकंटिन्यू कर देना, सेशन को डिसकंटिन्यू कर देना। डिसकंटिन्यू कब करते हैं? मान लो मॉनसून सेशन चल रहा है, अब क्या हो गया, जो हाउस है या पार्लियामेंट है उसका बिजनेस पूरा हो चुका है, जो उनको करना था वो कर चुके हैं, ठीक है, जो उनका काम था वो खत्म हो चुका है। अब सेशन डिसकंटिन्यू हो गया है, ठीक है, सेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट सेशन आएगा, ठीक है, नेक्स्ट सेशन आएगा। प्रोरोग्यू का मतलब है कि सेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है वो सेशन का, ठीक है। डिसॉल्व क्या होता है? डिसॉल्व होता है ends the very life of the existing house। फिलहाल 18th लोकसभा चल रही है, ठीक है, फिलहाल 18th लोकसभा चल रही है, पता है ना आप लोगों को।
2024 में 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे और हमारी 18th लोकसभा बनी थी, ठीक है। 5 साल बाद उनकी जो लाइफ है, वेरी लाइफ, जो भी उन्होंने 5 साल काम किया, 5 साल की जो है वो लाइफ होती है, 5 ईयर्स की। अब वो हाउस को डिसॉल्व होना पड़ेगा, खत्म होना पड़ेगा। अब वो हाउस इतने साल की जो है उनकी टर्म होती है वो खत्म हो चुका है वो हाउस। अब दोबारा से क्या होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे। क्या 5 साल से पहले हाउस डिसॉल्व हो सकता है? द आंसर इज यस। कब हो सकता है? जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया हो। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब है एब्सोल्यूट मेजोरिटी खत्म हो गई है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी खत्म हो गई है कि हमारी 272 सीट्स थी, अब उससे कम सीट्स हो गई हैं। वाई? क्योंकि जो एमपीज हैं उनकी सीट्स कम हो गई हैं किसी भी वजह से, ठीक है। वो अलग पार्टी में चले गए हैं या जो गवर्नमेंट है उनके डिसीजन से सहमत नहीं है। जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिसॉल्व ये होता है। तो डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है, अब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं प्रेसिडेंट को कि दैट वी वांट टू डिसॉल्व दिस लोकसभा, ठीक है। तो ये है ही और शी कैन समन ऑर्डर टू कम एट अ प्लेस और प्रोग्यू, मतलब कि बिजनेस खत्म हो चुका है तो अब जो है प्रोग्यू हो गया है, डिसकंटिन्यू हो गया है द पार्लियामेंट। क्या क्या समन करना है, क्या प्रोग्यू करना है? पार्लियामेंट। एंड डिसॉल्व द लोकसभा, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व करने के लिए। तो इन सब की पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। तो इसीलिए इंटीग्रल पार्ट हुए ना पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट, है ना, क्योंकि वो समन कर सकते हैं, प्रोग्यू कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को। हालांकि उनके रीजंस होते हैं पीछे, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ने चाहा और वो हो गया। कुछ रीजंस होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं उनके हिसाब से, ठीक है। ही और शी कैन ऑल्सो समन अ जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग का मतलब होता है कि कोई बिल पास हुआ है, कोई बिल पास हुआ है, उसकी वजह से लोकसभा में पास हो गया, मान लो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, दोनों के बीच डेडलॉक बन गया, या राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या होगा? डेडलॉक हो गया है, ठीक है। वो बिल आगे पास ही नहीं हो रहा है, तो उसको पास करने के लिए, उसका पैसेज आगे बढ़ाने के लिए प्रेसिडेंट को लगे तो वो जॉइंट सिटिंग करा सकते हैं, जॉइंट सिटिंग करा सकते हैं दोनों हाउस की। दोनों हाउस एक ही जगह होंगे, उनकी जॉइंट सिटिंग करा सकते हैं, विच इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? लोकसभा के स्पीकर होते हैं। राज्यसभा के कौन होते हैं? चेयरमैन। जो प्रिसाइड करते हैं कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? चेयरमैन। चेयरमैन। जब वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा को प्रिसाइड करते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जब वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे होते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट, दोनों एक ही पर्सन होते हैं, ठीक है। तो जॉइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करेगा? ये राइट सिर्फ स्पीकर के पास है, स्पीकर के पास है, वाइस प्रेसिडेंट के पास नहीं है ये राइट कि वो जॉइंट सिटिंग को डिसाइड कर सकें, ठीक है। अब जो स्पीकर की पोजीशन पे जो भी होगा, या फिर मान लो कि स्पीकर की वैकेंसी है तो डिप्टी स्पीकर उनकी जगह पे होंगे तो उनको स्पीकर बोला जाएगा। ये चीज हम पार्लियामेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बात ध्यान रखो कि बस जो स्पीकर की पोजीशन पे होता है वो प्रिसाइड करेगा जॉइंट सिटिंग को, ठीक है। तो ये जो सब काम है ये प्रेसिडेंट करवा सकते हैं। जॉइंट सिटिंग, समन, प्रोग्यू, डिसॉल्व, ये सब प्रेसिडेंट के पास पावर होती है ये सब करने की, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। He or she, president, can address the parliament at the commencement of first session after each general election। क्या कह रहा है ये कह रहा है मोशन ऑफ थैंक्स। इसमें क्या है? मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है? पार्लियामेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहां भी बता देती हूँ मैं आपको मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है। एक सेकेंड ना।
ओके। मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है? मोशन ऑफ थैंक्स होता है द फर्स्ट सेशन। मान लो कि जो 2024 है, ठीक है, 4 जून को जैसे रिजल्ट आया, ठीक है, कि कौन सी गवर्नमेंट जीती है, तो वो नई नई लोकसभा, ये 18th लोकसभा, उसके बाद गवर्नमेंट बनने के बाद, तो उसका जो फर्स्ट सेशन होगा ना, फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन, आफ्टर जनरल इलेक्शन, ठीक है, एक तो ये, ठीक है, एक तो ये याद रखो, फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन। दूसरा याद रखो, फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिस्कल ईयर, ऑफ एवरी फिस्कल ईयर, ठीक है, इज एड्रेस्ड बाय प्रेसिडेंट। जब बजट पास होता है ना, तो हमारा फिस्कल ईयर जब स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसको एड्रेस कौन करता है? एड्रेस्ड बाय प्रेसिडेंट। तो ये जो दोनों ही जो सेशन है, वो कौन एड्रेस करते हैं? प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। प्रेसिडेंट कैसे एड्रेस? एड्रेस माने क्या? एड्रेस मीन्स प्रेसिडेंट आउटलाइन, आउटलाइन मतलब रूपरेखा, ठीक है, वो बताते हैं, एक पिक्चर बताते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, किस चीज का डिस्क्रिप्शन देते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट और आइडियाज about what? Facts and ideas about what? About policies and programs of the government, of the government in the preceding year and ensuing year। प्रीसीडिंग ईयर का मतलब यहाँ पे क्या है? जैसे करंट ईयर क्या है? करंट ईयर हमारा 2025, तो प्रीसीडिंग ईयर क्या होगा? पिछले वाला 2024। एंसियंट ईयर क्या होगा हमारा? 2026 आने वाला। आने वाला जो गया और जो अभी है वो तो करंट है। प्रीसीडिंग ईयर पीछे वाला, एंसियंट ईयर आगे वाला, ठीक है। प्रीसीडिंग पीछे वाला, पी से प्रीसीडिंग, पी से पीछे वाला, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये? He or she can address the parliament at the commencement ये जो मैंने आपको बताया कि वो आउटलाइन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट एड्रेस करते हैं, ठीक है। commencement of first session after general election and the first session of each year, ठीक है, जो फिजिकल ईयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। He or she, president, can send messages to the House of Parliament, राज्य सभा हो या लोक सभा हो, उनको मैसेज सेंड कर सकते हैं, whether with respect to a bill pending in the parliament or otherwise। किसी भी चीज के लिए, ठीक है, किसी भी हाउस में, पार्लियामेंट की, चाहे वो लोक सभा हो या राज्य सभा हो, वहां पे वो अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, अगर वहां पे कोई बिल पेंडिंग पड़ा हो तो, ठीक है। बिल पेंडिंग पड़ा हो तो मतलब बिल पास नहीं हुआ है अभी दोनों हाउसेस से, ठीक है, अभी वो एक्ट बनने से पहले का जो प्रोसेस है वो पेंडिंग पड़ा है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है वो पेंडिंग पड़ा है, तो इसके रिगार्डिंग जो क्या है, प्रेसिडेंट मैसेज भेज सकते हैं दोनों हाउसेस में। हो सकता है वो राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा, हो सकता है वो लोकसभा में पेंडिंग पड़ा हो, ठीक है। दोनों के हिसाब से प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उनके लिए मैसेज भेज सकते हैं कि बिल पेंडिंग पड़ा है पार्लियामेंट में, और या किसी भी वजह से, और अदरवाइज कोई और भी रीजन हो सकता है। He or she can appoint any member of Lok Sabha to preside over its proceedings when the office of both the speaker and deputy speaker fall vacant। प्रिसाइड कौन करता है लोकसभा को? लोकसभा को प्रिसाइड करते हैं स्पीकर। अगर स्पीकर की सीट वेकेंट है,
ठीक है, या वो किसी भी वजह से वहां पे एब्सेंट है, ठीक है, एब्सेंट है या खाली पड़ी है, ठीक है, तो डिप्टी स्पीकर वहां पे स्पीकर का रूप लेंगे, ठीक है, तो पोजीशन लेंगे, राइट। तो अगर डिप्टी स्पीकर भी वहां नहीं है, ये कह रहे हैं अगर डिप्टी स्पीकर भी वहां नहीं है, ठीक है, अवेलेबल नहीं होगी, उनकी भी मान लो कि वीकेंड है, उनकी सीट भी वीकेंड है, खाली पड़ी है, ठीक है ही नहीं, दोनों ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी मेंबर को, किसी भी मेंबर को, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, लोकसभा के, वो अपॉइंट कर सकते हैं कि आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। जो प्रोसीडिंग्स है लोकसभा की, जो स्पीकर कर रहे थे और स्पीकर ना हो तो डिप्टी स्पीकर कर रहे थे, क्योंकि उनकी खाली पड़ी है सीट, वीकेंट पड़ी है, तो अब वो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपॉइंट करेंगे और वो उसको डिसाइड करेंगे। उनको अपॉइंट करने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। सिमिलरली उसी तरह president can also appoint any member of the Rajya Sabha to preside over its proceedings when the offices of both the chairman and the deputy speaker fall vacant. यहाँ पे एक चीज याद रखना, वीकेंट बोला है मैंने, ठीक है, वीकेंट, सीट वीकेंट है, सीट वीकेंट है, नॉट एब्सेंट, ठीक है, वैकेंट आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो हमें जानने को मिलेंगे, तो यहाँ पे ये याद रखना, ठीक है। तो वो चेयरमैन, राज्यसभा में चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, जब इनकी सीट खाली पड़ी हो तो लोकसभा में वो अपॉइंट कर सकते हैं, राज्यसभा में भी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। He or she nominates 12 members of Rajya Sabha from among his persons having special knowledge or practical experience in literature, science, art and social service. जिन भी पर्सन, आपको पता है ना कि राज्यसभा में कितनी सीट होती है, राज्यसभा में होते हैं 245 सीट, ठीक है, उनमें से जो 12 मेंबर है वो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट। जिन्होंने मेरे पहले लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाके देख लो, अगर किसी को भी कोई भी इशू आ रहा है जो मैं आपको ये बता रही हूँ फिर, ठीक है, तो आप प्लीज वहां पे जाके पहले देख लें पहले वाले लेक्चर, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ लें। तो जो भी 12 मेंबर हैं नॉमिनेटेड मेंबर, वो किन को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट? कौन कौन पर्सन हो सकते हैं जिनको नॉलेज हो, प्रैक्टिकल, जिनको नॉलेज हो, नॉलेज हो एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, किस चीज के बारे में? पहला लिटरेचर, दूसरा साइंस, तीसरा आर्ट, फोर्थ सोशल सर्विसेज। इनके बारे में किसी भी पर्सन को नॉलेज है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ में, उनको जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं इन राज्यसभा, ठीक है, बस यही कह रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, पता है ना हम लेजिस्लेटिव पावर्स पढ़ रहे हैं, तो सारा पार्लियामेंट से रिलेटेड जितनी पावर है वही यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड 2 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, देखिए जो है 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है 104th, ठीक है, कब हुआ है? 2019 में, ठीक है। जो एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट किए जाते थे, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार इसको इरेज कर लेती हूँ थोड़ा सा, या फिर न्यू स्लाइड ले लेते हैं, एक सेकेंड रुको, इरेज ही कर लेते हैं, आई थिंक वही बेटर रहेगा, आपको बुक भी दिखती रहेगी, है ना, यस। आई होप आपने राइट डाउन तो कर ही लिया होगा ये, आई थिंक जिन्होंने नहीं किया वो बैक करके वीडियो को दोबारा राइट डाउन कर लेना, ठीक है। बस 1 मिनट, जस्ट ए सेकेंड, ओके।
ओके। हाँ, तो 104th अमेंडमेंट जो 2019 में हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके बाद से जो 2020 है, 2020 तक जो है एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट किए जाते थे। जैसे लोकसभा में कितनी सीट्स होती हैं, 545 होती थी, ठीक है। इसमें से तो जो दो हैं वो नॉमिनेट किए जाते थे एंग्लो इंडियंस के बाय प्रेसिडेंट। कब तक किए जाते थे? 2020 तक। और ये इनकी जो हर 10 साल में एक्सटेंड करने के लिए अमेंडमेंट पास की जाती थी पार्लियामेंट में, ठीक है। तो जो अब एक्सटेंड करने के लिए 2020 के बाद कि दो मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे एंग्लो इंडियन में, वो 2019 में करनी थी, ठीक है। वो अमेंडमेंट 2019 में करनी थी, लेकिन क्या किया, उस अमेंडमेंट में एक्सटेंड नहीं किया गया और एंग्लो इंडियंस नॉमिनेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है। अब लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? 543 सीट्स हैं। क्यों? क्योंकि टू एंग्लो इंडियंस के जो नॉमिनेशन है उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ठीक है। 2020 के बाद कोई भी नॉमिनेशन नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि 2020 पिछले अमेंडमेंट की लास्ट डेट थी। अगर उसके बाद आपको नॉमिनेट करने हैं तो 2019 में या आपको बाद में अमेंडमेंट करके उसको एक्सटेंड करना था, लेकिन अमेंडमेंट करने की बजाय उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है। एक्सटेंड नहीं किया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब सिर्फ 543 सीट्स हैं, 545 नहीं है। सारे फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम के अकॉर्डिंग डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं लोकसभा में, ठीक है। तो जो नॉमिनेट करते थे पहले, ठीक है, पहले की बात की गई है ये एफ, अब नहीं होता ये, ठीक है। वाई? क्योंकि 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डिसकंटिन्यू दिस प्रोविजन, ठीक है, समझ आ गया। इस पे आते हैं जी पे। जी, जो जी में जो पावर है वो कहती है कि प्रेसिडेंट डिसाइड्स ऑन क्वेश्चन एज द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। देखेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बन के आते हैं अपनी अपनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, हम वोट्स देते हैं और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं और उनकी सीट लोकसभा में एक हो जाती है, ठीक है, पक्की हो जाती है। अब इस इलेक्शन में, इनके एमपी के इलेक्शन में अगर कोई भी गड़बड़ हुई है, ठीक है, और डिस्क्वालीफाई करना है इनको, ठीक है, डिस्क्वालीफाई करना है क्योंकि इनका जो इलेक्शन है वो फेयर नहीं हुआ है, तो क्या करना है, जो इसका जो डिसीजन होगा ना, इसको डिसाइड कौन करेंगे, डिस्क्वालीफाई करना है नहीं करना है। इसका जो क्वेश्चन है ना कि ये डिस्क्वालीफाई होंगे या नहीं होंगे, जो क्वेश्चन है, और जो इस डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करना है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। क्या प्रेसिडेंट अकेले कर लेते हैं? नहीं, कंसल्ट करते हैं। प्रेसिडेंट प्लस कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करके प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है, इसका डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट लेते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? अब चलते हैं, जो बच्चों को बहुत दुखी करती है ये जो एच पार्ट है, अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। होता क्या है, देखो, अब कोई भी बिल है, ठीक है, पार्लियामेंट में जाने वाला, वो इंट्रोड्यूस होने वाला है कोई बिल पार्लियामेंट में, उसे क्या है, कोई प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, उसे क्या है, मिनिस्टर भी, कोई भी मिनिस्टर भी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है पार्लियामेंट में।
प्राइवेट मेंबर जो मिनिस्टर नहीं होते। अब प्राइवेट मेंबर जो गवर्न कर रही है फिलहाल जो पार्टी है, फॉर एग्जांपल राइट नो कोएलिशन की पार्टी है जो है बीजेपी, बीजेपी प्लस एनडीए, ठीक है, बीजेपी प्लस एनडीए। अब इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो सीट जीत के आए हैं उनमें से क्या बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन जो मिनिस्टर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं दैट्स ट्रू, लेकिन क्या हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जीत के आए हैं इस पार्टी से जो फिलहाल रूल कर रही है, क्या हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर होगा? नहीं होगा। तो वो क्या होगा, उसको क्या बोला जाएगा, प्राइवेट मेंबर। बिल पास करते टाइम उसको क्या बोला जाएगा, प्राइवेट मेंबर, ही और शी प्राइवेट मेंबर। तो अगर ये जो, और प्राइवेट मेंबर कौन होता है, प्राइवेट मेंबर वो भी होते हैं जो अगर कोई रूल नहीं करे, हालांकि जो मिनिस्टर के अलावा जो भी पर्सन है वो प्राइवेट मेंबर होता है, दैट्स इट, ओके। तो प्राइवेट मेंबर क्या है, रूलिंग पार्टी के भी हो सकते हैं, रूलिंग पार्टी के भी हो सकते हैं, और ओपोजिशन या कोई और पार्टी है उनके भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्राइटेरिया क्या है, वो मिनिस्टर नहीं है, जो मिनिस्टर नहीं है वो प्राइवेट मेंबर है। तो बिल पास कोई भी कर सकता है, मिनिस्टर भी कर सकता है, प्राइवेट मेंबर्स भी कर सकते हैं बिल पास पार्लियामेंट में, ठीक है। पास करने से पहले, पास करने से पहले, ठीक है, ये बिल है, ये बिल है, प्राइवेट मेंबर या मिनिस्टर इसको पास कर रहा है। ये बिल पार्लियामेंट में जाने से पहले प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेना, बिल के बारे में रिकमेंडेशन लेना, इस बिल के बारे में जो हम पार्लियामेंट में प्रपोज करने जा रहे हैं, पेश करने जा रहे हैं, उसके बारे में प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेना, पहले ही उनको बता देना, प्रायर, पहले ही रिकमेंडेशन और परमिशन। रिकमेंडेशन का मतलब है कि उनसे परमिशन लेना इस बिल के बारे में इज नीडेड, वो जरूरी है, टू इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स। तो ये जो परमिशन है, ये जो परमिशन है, ये परमिशन लेने के लिए, ये परमिशन लेने के लिए कौन कौन से बिल हैं जिनमें हमें परमिशन लेनी पड़ती है, विच टाइप ऑफ बिल। यहाँ पे 7 बिल बताए गए हैं, 7 टाइप ऑफ बिल्स बताए गए हैं, ये तो आपको याद रखना ही है। इसके अलावा जो भी पूरी बुक जब हम पढ़ेंगे वो भी याद रखने हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप ये चैप्टर पढ़े आपको ये याद होने चाहिए। याद करते हैं सातों के सातों बिल कौन कौन से हैं, ठीक है, ओके। जस्ट अ सेकंड, ब्लैंक पेज ले लेते हैं, आई थिंक, यस, ब्लैंक पेज ले लेते हैं, जस्ट अ सेकंड गाइस, ओके। हाँ, तो इसमें जो पहला बिल है, पहला जो बिल है, फर्स्ट बिल क्या है, फर्स्ट बिल है अ बिल इन्वॉल्विंग expenditure from the consolidated fund of India। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। 3 तरह के फंड होते हैं इंडिया में, 3 तरह के फंड होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके बाद होते हैं पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया, थर्ड होता है कॉन्टिजेंसी, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। These both to Article 266. This one is Article 267. बस ओवरव्यू दे रही हूँ, फंड्स के बारे में थोड़ा बहुत बता रही हूँ, डिटेल में हम पार्लियामेंट चैप्टर में करेंगे, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या होता है,
holds all the revenue received by government। जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट के द्वारा रिसीव होता है, इंक्लूड टैक्सेस, फीस एंड अदर रिसिप्ट्स। टैक्स भरते हैं ना, तो वो जो रेवेन्यू है, वो जो टैक्स है, रेवेन्यू के रूप में कहाँ जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, या कोई भी आप फीस भरते हैं, ठीक है। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होता है? ये होता है सेफ्टी नेट। ये होता है सेफ्टी नेट फॉर कोई भी अर्जेंट एक्सपेंडिचर करना पड़े गवर्नमेंट को। कोई भी अर्जेंट एक्सपेंडिचर हो गया। अर्जेंट कब होता है? कि हमें पता नहीं है कि ये सिचुएशन आने वाली है, अनफोर्सीन सिचुएशन, और दैट रिक्वायर्स, जिसको चाहिए एक इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन, तो उसके लिए क्या है? कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 267। और ये पब्लिक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे जो पावर्स हैं उनमें बस इन दोनों का जिक्र है, ठीक है। पहले ये करेंगे, ये आपको समझ आ गया, ठीक है। फर्स्ट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर कोई भी बिल जिसमें ये लिखा हो कि हमें खर्चा करना है और वो खर्चा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चाहिए, तो वो जो बिल है उसको क्या चाहिए? इन सब में क्या चाहिए? ये जो मैं बता रही हूँ, पता है ना आपको? प्रायर रिकमेंडेशन, और जो परमिशन लेनी पड़ती है किसकी? प्रेसिडेंट की, उसको पार्लियामेंट में भेजने से पहले या प्रपोज करने से पहले। तो वो कौन सा बिल है? पहला वो बिल है जिसमें हमें खर्चा करना होता है। उस बिल में लिखा होता है कि दैट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से करना है, ठीक है। सेकंड देखते हैं। सेकंड है अ बिल, आर्टिकल 3, ठीक है। आर्टिकल 3 में क्या है कि जो एक बिल है, अगर कोई भी बिल है फॉर द अल्टरेशन, बदलाव करना। अल्टरेशन का मतलब होता है बदलाव करना। फॉर द अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ स्टेट्स, किसी भी स्टेट की हमें बाउंड्री अल्टर करनी है, या फिर क्रिएट करना है एक नया स्टेट। जब आप यूनियन एंड टेरिटरी पढ़ेंगे ना चैप्टर, तो उसमें आपको पता लगेगा कैसे हमने मर्ज करके एक स्टेट बनाया है, कैसे वो अलग अलग थे और कैसे हमने एक स्टेट को अलग अलग किया है। तो उसमें क्या जरूरत पड़ती है? उनकी बाउंड्री अल्टर करनी पड़ती है, ठीक है, उस स्टेट की। और उसमें एक कोई भी नया स्टेट बनाना है तो उसके लिए, तो इन दोनों काम के लिए क्या करना पड़ता है? पहले बिल पास करना पड़ता है। ऐसे नहीं हमने चाहा और हमने बाउंड्री को अल्टर कर दिया और हमने नया स्टेट बना दिया, ऐसे नहीं होता है। पहले बिल पास करना पड़ता है। तो इस बिल को क्या जरूरत होती है? प्रायर रिकमेंडेशन, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, PPP, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ती है अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ स्टेट में, और हमें अगर कोई नया स्टेट बनाना है तो। थर्ड होता है अ मनी बिल। मनी बिल हम पार्लियामेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। मनी बिल बहुत ही अलग से बिल होता है, जो कि एक ऑर्डिनरी बिल नहीं होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं वो भी बहुत अलग है, ठीक है। और हम पार्लियामेंट में पढ़ेंगे, इसको याद रखना। मनी बिल कुछ तो खास होगा मनी बिल में, जो इसको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो इसको मनी बिल को याद रखना, ठीक है। थर्ड है मनी बिल। फोर्थ है अ बिल, just a second, okay, a bill, a bill that imposes or varies any tax or duty in which states are interested, ठीक है। कहने का मतलब ये है
कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है, अ सिचुएशन वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं आपके साथ साथ लिख रही हूँ क्योंकि ताकि आपको टाइम मिल सके कि आप भी उसी टाइम में इसको लिखें, ठीक है, वरना मैं बोल भी सकती हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है या खिंच रहा है, अगर लेक्चर काफी खिंच रहा है और आपको प्रॉब्लम हो रही है इसको देखने में, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि मैम आप बस बोल लीजिए और हम लिख लेंगे उसी में। लेकिन मैं आप लिख इसलिए रही हूँ ताकि आपका फोकस बने और आप यहीं से लर्न करके जाएं, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या था हमारा, अ बिल दैट इम्पोजेस और वेरीज एनी टैक्स ड्यूटी इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा बता देती हूँ। अ सिचुएशन वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन पे, ठीक है, इंट्रोड्यूस और अल्टर इंट्रोड्यूस करती है या अल्टर करती है, चेंज करती है, क्या क्या चेंज करती है, कोई भी टैक्स और ड्यूटी, कोई भी टैक्स और ड्यूटी, और वो इम्पैक्ट करती है डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो कोई भी बिल है इस चीज से रिलेटेड जिसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है कोई कि मतलब इंट्रोड्यूस कर रही है एक नया टैक्स, ठीक है, या फिर उस टैक्स को या ड्यूटी को अल्टर कर रही है, थोड़ा सा चेंज ला रही है उस टैक्स या ड्यूटी में, और वो इम्पैक्ट कर रहा है, किसको इम्पैक्ट कर रहा है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है, जो पैसे से जुड़े, जो मनी से रिलेटेड जो इंटरेस्ट होते हैं वो इम्पैक्ट करता है डायरेक्टली किसको, स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो उस बिल को क्या जरूरत होती है, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में, चलते हैं फोर्थ फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ सिक्स सेवन तीन रह चुके हैं बस। फिफ्थ क्या है, अ बिल which varies the meaning of expression agriculture income as defined for the purpose of the enactments relating to। अगर किसी भी एस्पिरेंट्स को या किसी भी स्टूडेंट को इतनी डिटेल नहीं चाहिए तो वो थोड़ा सा आगे स्किप करके भी लेक्चर को देख सकता है, ठीक है। लेकिन मेरा काम है पूरा समझाना, तो मैं पूरा समझा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। देखते हैं, इनेक्टमेंट रिलेटिंग टू इंडियन इनकम टैक्स। क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी बिल है और जो उसको डिफरेंट बनाता है, मान लो कोई बिल है जिसमें क्या है, एग्रीकल्चर इनकम जो डिफाइन किया गया है किस पर्पस के लिए, इनेक्टमेंट्स रिलेटिंग टू इंडियन इनकम टैक्स, और इस एक्सप्रेशन को कि जो डिफाइन करता है उसका पर्पस, ये इनेक्टमेंट किया जाता है इंडिया के इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो ये जो एक्सप्रेशन है, अगर कोई बिल इसको चेंज करता है तो इसको क्या चाहिए, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ है, a bill which affects the principles on which sums of money or may be distributed to the states, a bill which affect the principles on which, ये मैं आपको है ना पेज पे ही समझा देती हूँ, ठीक है, इरेज करके, ताकि आपके सामने रहे वो, ठीक है। हाँ,
इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। इरेज क्यों है, जस्ट it's not working, I don't know why, just a second. Okay, okay, it's working now. And just a minute guys, okay. ओके, हाँ तो हम किस पे थे? एग्रीकल्चर इनकम हमारा हो गया। I don't know, it's not, yes it's working now, okay. A bill which affects the principal, affects का मतलब क्या होता है? affects का मतलब होता है make something change in a particular way, in a particular way, or to influence something, or to influence something, okay. A bill which affect the principles, कोई भी लॉ हो सकता है या कोई भी रूल्स हो सकता है, ठीक है। अगर कोई बिल, ठीक है, चेंज लाना चाहता है किसी पर्टिकुलर वे में या अफेक्ट कर रहा है, अफेक्ट का मतलब यही होता है या कुछ वो चेंज कर रहा है किसी पर्टिकुलर वे में या इन्फ्लुएंस कर रहा है किस चीज को, लॉ एंड रूल को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑन विच सम्स ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी, अ स्पेसिफिक क्वांटिटी, एक क्वांटिटी मनी की, और मे बी डिस्ट्रीब्यूटेबल टू स्टेट्स। डिस्ट्रीब्यूटेबल का मतलब यहाँ पे ये है दैट कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। स्टेट कैपेबल है उस मनी को लेने के लिए, ठीक है। तो अगर कोई बिल अफेक्ट करता है उस अमाउंट ऑफ मनी को जो स्टेट्स जो है उसको कैपेबल है लेने के लिए, कोई मनी है जिसको, जो कैपेबल है, जो स्टेट्स के पास होनी चाहिए, स्टेट उनके हकदार है कि वो मनी हमारे पास आएगी, डिस्ट्रीब्यूटेबल है या वो आ सकती है, तो उससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं या लॉज हैं उनको अगर कोई बिल अफेक्ट करता है, उन लॉज या रूल्स को, तो उस बिल को क्या चाहिए, पीपीपी, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। सेवंथ क्या है, सेवंथ है अ बिल दैट इम्पोज एनी सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज होता है एक्स्ट्रा फीस और टैक्स ओवर द बेस टैक्स, ओवर द बेस टैक्स, ठीक है, टैक्स के ऊपर एक और टैक्स, ठीक है। और गवर्नमेंट इम्पोज्ड लिवाइज, लिवाइज का मतलब क्या होता है, ऑफिशियली डिमांड करता है गवर्नमेंट कि हमें ये मनी चाहिए, ठीक है, एंड कलेक्ट मनी, ठीक है। तो वो होता है सरचार्ज। अगर कोई बिल अगर किसी भी सरचार्ज को इम्पोज कर रहा है किसी भी टैक्स या ड्यूटी पे, टैक्स या ड्यूटी पे ही सरचार्ज लगता है क्योंकि वो एक एडिशनल टैक्स होता है बेसिक टैक्स के ऊपर और ड्यूटी के ऊपर, फॉर द पर्पज ऑफ सेंटर गवर्नमेंट के पर्पज से, ठीक है। तो अगर कोई भी पर्पज है सेंटर का, क्या पर्पज है कि हमें सरचार्ज करना है किसी भी टैक्स या ड्यूटी पे और उसके बारे में उन्होंने कोई बिल बनाया है, तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। आई होप आपको ये सातों बिल याद हो गए होंगे।
और ये जो है ना, ये हम अलग से पढ़ेंगे। 15 चैप्टर जो है ना इस बुक का, 15 चैप्टर बुक, सेंटर और स्टेट रिलेशन, उसमें जो फाइनेंशियल रिलेशंस है ना, उसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। पर यहाँ पे मैंने इसलिए इसको डिफाइन कर दिया ताकि आप जब ये चैप्टर पढ़ो तो आप इसको पढ़ पाओ और आपको इधर उधर ना देखना पड़े, ठीक है। तो आप इसको याद कर लो, ये याद करना ही है, ठीक है, याद कर लेना ये, ठीक है, ओके। अब है, सॉरी, further in addition a state bill imposing restriction on the freedom of trade। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड होता है बाइंग एंड सेलिंग समथिंग, बाइंग एंड सेलिंग समथिंग, ओके। ट्रेड, कॉमर्स, कॉमर्स क्या होता है? इस ट्रेड से जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, पैसे का लेन देन कर रहे हैं, इस ट्रेड से जो भी हम पैसे का लेन देन कर रहे हैं, तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद द स्टेट, की हमारे जो कम्युनिकेशन है एंड डीलिंग हो रही है बिटवीन टू स्टेट्स, ओके, बिटवीन टू स्टेट्स, ये जो है ट्रेड हो रहा है, कॉमर्स हो रहा है, तो अब इनके बीच में जो भी रिलेशन है, डीलिंग्स है, डीलिंग्स का जो रिलेशंस है बिटवीन टू स्टेट्स और इंट्रा स्टेट, स्टेट के अंदर जो भी रिलेशन है, ठीक है, किसके बारे में? फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स के बारे में, ठीक है। जो भी इंटरकोर्स है विद दैट स्टेट और विद इन दैट स्टेट, इंट्रा स्टेट, स्टेट के अंदर, और विद दैट स्टेट, एक स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है, ठीक है। स्टेट लेवल का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसमें जो लोअर हाउस होता है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, अपर हाउस जो होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। उस लेजिस्लेचर के अंदर अगर हमें कोई इस तरह का बिल पास करना है तो वो पास हो सकता है विद द प्राइवेट सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। सेम मीनिंग है, परमिशन चाहिए होती है, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। ये इसको आठवां मान लो, ठीक है, इसको आठवां मान लो, ठीक है। बस ये जो 8 है ये आपको याद रखने हैं, जो ये 8 बिल है ना ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। बाकी जो बिल होते हैं, बाकी जो बिल होते हैं उनमें प्रेसिडेंट की क्या पावर होती है? उनमें प्रेसिडेंट की क्या पावर होती है? व्हेन अ बिल इज सेंट टू अ प्रेसिडेंट आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, 3 पावर होती हैं, ठीक है, 3 पावर होती हैं। इन्हीं को वीटो पावर के रूप में अलग अलग नाम दिया गया है, इसको नहीं दिया गया क्योंकि वीटो पावर होती है टू फॉरबिड, ठीक है, टू फॉरबिड। तो इसमें क्या है, वो जब हम वीटो पावर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि फॉरबिड का मतलब होता है कि उन्होंने अलाउ नहीं किया है कोई चीज, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट हो सकता है वो तो एसेंट दे ही दिया है एग्रीमेंट उस बिल को, ठीक है, तो उसको तो वीटो पावर कह ही नहीं सकते, क्योंकि वीटो पावर का मतलब यही होता है कि उन्होंने मना कर दिया है, उन्होंने अलाउ नहीं किया है, नॉट अलाउ समथिंग। वीटो का मतलब ये होता है कि नॉट अलाउ समथिंग, ठीक है। तो ये जो बाकी है, विद होल्ड हिज और हर एसेंट की जो एग्रीमेंट है वो प्रेसिडेंट ने विद होल्ड कर लिया है। क्या कर लिया है? विद होल्ड कर लिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने, विद होल्ड का मतलब क्या होता है? रिफ्यूज, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है एसेंट को देने के लिए, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है उस एसेंट को देने के लिए। थर्ड उनके पास ऑप्शन क्या होता है? थर्ड उनके पास ऑप्शन होता है कि उस बिल को रिटर्न कर दे पार्लियामेंट को। अगर वो मनी बिल नहीं है तो मैंने बताया ना कि मनी बिल के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है, ठीक है, जो अदर बिल्स के पास नहीं होती हैं, ठीक है। और जब ये पार्लियामेंट पढ़ेंगे ना तभी देखेंगे कि मनी बिल को छोड़ के, मनी बिल को छोड़ के प्रेसिडेंट के पास पावर होती है अदर बिल्स पे कि वो उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, कि आप उसको दोबारा सोचें, ठीक है। सेंटर लेवल पे बात हो रही है ये। अभी ये जो पढ़ रहे हैं ना हम,
ये कौन से आई, जो आई पावर है ना, आई में जो पावर लिख रखी है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सेंटर लेवल पे पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। किस पे पढ़ रहे हैं? सेंटर लेवल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाउएवर, तो तीन मैंने बताया, एक में जो है वो एसेंट दे सकते हैं, दूसरे में रिफ्यूज कर सकते हैं, मतलब विद होल्ड कर सकते हैं, थर्ड रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न मतलब फॉर रिकंसिडरेशन, कि आप इस पे दोबारा सोच विचार करिए। ये सब मैं किसके ऊपर बता रही हूँ? सेंटर लेवल पे बता रही हूँ। सेंटर लेवल में पार्लियामेंट क्या होती है? लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो रिटर्न किसके पास करेंगे? प्रेसिडेंट। लोकसभा और राज्यसभा के पास करेंगे, है ना। तो हाउएवर, अब उन्होंने रिटर्न कर दिया, इसी में बता रहे हैं, इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट के पास भेजा ये बिल, रिटर्न कर दिया कि आप दोबारा सोचे, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा ने वापस जो है पास कर दिया, प्रेसिडेंट के पास भेज दिया कि आप इस पे एसेंट दे कि हमने इसको रिकंसीडर कर लिया, आपने रिकंसीडर के लिए बोला था, हमने कंसीडर कर लिया और हम इस बिल को दोबारा पास करना चाह रहे हैं, ठीक है। विद, या तो किसी अमेंडमेंट के साथ, या तो उन्होंने रिकंसीडर किया और उन्होंने कुछ अमेंडमेंट की, उसमें कुछ बदलाव किए, कुछ एडिशन किया, कोई चीज हटाई या कोई चीज चेंज की, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट किया, या फिर कोई अमेंडमेंट नहीं किया, दोनों में ही विद और विदाउट अमेंडमेंट, विदाउट अमेंडमेंट, द प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज और हर एसेंट टू द बिल, ठीक है। सेंटर लेवल पे क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट ये वाली पावर जो है एसेंट की यूज करते हैं, रिटर्न कर देते हैं रिकंसिडर के लिए, और जो पार्लियामेंट है वो दोबारा भेज देती है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट उस पावर को ओवरराइड नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम कि पार्लियामेंट ओवरराइड करती है प्रेसिडेंट की एसेंट पावर को। कैसे? कि अगर दोबारा हमने भेज दिया तो प्रेसिडेंट कैन नॉट रिफ्यूज दैट, उनको एसेंट देना ही होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज और हर एसेंट टू द बिल, और वो बिल पास हो जाएगा, एंड देन दैट बिल विल बी अ एक्ट और अ लॉ, ठीक है। नेक्स्ट पावर पढ़ते हैं, नेक्स्ट जुडिशियल पावर पढ़ते हैं, व्हेन अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। हमने पढ़ा सेंटर लेवल पे, अब पढ़ रहे हैं हम स्टेट लेवल पे, ठीक है। हाँ ठीक है, अब पढ़ रहे हैं हम स्टेट लेवल पे। अगर बिल पास किया गया है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, देखो गवर्नर के पास क्या होता है, गवर्नर के पास भी अपनी एसेंट पावर होती है, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को भेजती है बिल्स, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर भी गवर्नर को भेजती है, ठीक है, गवर्नर को बिल भेजती है, और गवर्नर के पास क्या क्या राइट होते हैं, वो या तो एसेंट दे सकता है या विद होल्ड कर सकता है, और उस उनमें से एक पावर में से गवर्नर के पास एक पावर होती है कि वो उस बिल को रिजर्व कर सकता है फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर गवर्नर को लग रहा है कि ये बिल प्रेसिडेंट के पास कंसिडर होना चाहिए, ठीक है, इस बिल को कंसिडरेशन की जरूरत है प्रेसिडेंट की, ठीक है। वाई कंसिडरेशन की क्यों जरूरत है? या तो वो बिल नेशनल इंपॉर्टेंस, एग्जाम्पल बता रही हूं मैं, ठीक है, कि जो गवर्नर है वो कब कब रखता है, या ज्यादातर या तो वो जो बिल है वो नेशनल इंपॉर्टेंस से जुड़ा है, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन का कंसर्न के हिसाब से है, ठीक है, या कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन हो सकता है, ठीक है, कि गवर्नर को लग रहा है कि ये जो बिल है वो प्रेसिडेंट के पास कंसिडर होना चाहिए, ठीक है, तो वो गवर्नर क्या, उसको बोलते हैं रिजर्व करना फॉर द प्रेसिडेंट,
और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जब वो रिजर्व हो गया, गवर्नर ने प्रेसिडेंट के पास कंसीडर करने के लिए भेज दिया, तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होती है? प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होती है? देखो, पहले तो हमने पढ़ा कि सेंट्रल लेवल पे क्या होता है। अब प्रेसिडेंट तो हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, आप लोगों को पता है। जिन्होंने पहले लेक्चर नहीं देखे वो पहले लेक्चर जाके देखिए और अपना बेस क्लियर कीजिएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या होते हैं? हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। अब वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी होते हैं, स्टेट स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं, वो तो दोनों के ही होते हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरी के भी होते हैं, शेड्यूल एरियाज के भी होते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होती है उस बिल से रिलेटेड? अब जो है गवर्नर ने रिजर्व कर लिया है प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट उस बिल का क्या क्या कर सकते हैं? या तो प्रेसिडेंट कह दे कि यस आई एग्री विद द बिल, वो एसेंट दे दे, ठीक है अब ये बिल क्या बन सकता है? लॉ बन सकता है। या फिर वो रिफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे भी यही था कि एसेंट कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं। या फिर डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल, यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे क्या हो रहा है? प्रेसिडेंट डायरेक्ट क्या कर रहा है? पार्लियामेंट में रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे स्टेट लेवल पे क्या हो रहा है? एसेंट दे सकता है, रिफ्यूज कर सकता है। थर्ड, रिटर्न कैसे कर सकता है? वो यहाँ पे क्या आता है? गवर्नर, वो गवर्नर को रिटर्न कर सकता है, क्योंकि गवर्नर ने ही तो रिजर्व किया था प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट रिटर्न भी किसको कर सकते हैं? गवर्नर को कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न टू द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल, मनी बिल तो मतलब उसके पास तो है ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, है ना। फॉर रिकंसिडरेशन, मनी बिल को छोड़ के फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, वो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए गवर्नर के पास रिटर्न कर सकते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो इस पे दोबारा से क्या करे? सोच विचार करे। इट शुड बी नोटेड हेयर, अब यहाँ पे क्या था? एसेंट देना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर में क्या है? यहाँ पे कोई ओब्लिगेटरी नहीं है, ठीक है। बाइंड नहीं है प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या है? ओब्लिगेटरी है, ठीक है, आपको एसेंट देना ही होगा। यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये है कि प्रेसिडेंट अगर, यहाँ पे क्या है देखो, रिटर्न के लिए भेजा पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट ने वापस एसेंट के लिए भेजा। यहाँ पे रिटर्न किया वापस, स्टेट लेजिस्लेचर ने वापस भेजा प्रेसिडेंट के पास। अब क्या होगा? बाइंडिंग नहीं है कि उनको एसेंट देना ही है, वो एसेंट देना ही है, वो मना भी कर सकते हैं। नॉट ऑब्लिगेटरी कि उनको एसेंट देना ही है। इट शुड बी नोटेड हेयर दैट it is not obligatory for the president to give his or her assent even if the bill is again passed by the state legislature and sent again to him or her who president for his or her consideration, sent again to president for president consideration। वो बाइंडिंग नहीं है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे बाइंडिंग है, यहाँ पे बाइंडिंग नहीं है रिटर्न के केस में, ठीक है। मैंने आपको तीन ही पावर बताई है ना बिल के हिसाब से, एसेंट, रिफ्यूज, रिटर्न। यहाँ पे भी एसेंट, रिफ्यूज, रिटर्न। जो रिटर्न वाली है वहां पे एसेंट, बाइंडिंग नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं ही और शी कैन, प्रेसिडेंट कैन प्रोमुलगेट क्या होता है? प्रोमुलगेट क्या होता है? टू ऑफिशियली अनाउंस अ न्यू लॉ और सिस्टम, ठीक है। हम ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं किसी भी लॉ को या किसी भी सिस्टम को, ठीक है। ऑर्डिनेंस, क्या अनाउंस कर रहे हैं हम? कौन सा लॉ? ऑर्डिनेंस वाला लॉ। ऑर्डिनेंस का क्या अलग होता है मैम? लॉ, नॉर्मल लॉ में और ऑर्डिनेंस जो लॉ होता है उसमें क्या फर्क होता है? ऑर्डिनेंस भी लॉ ही होता है, पर ऑर्डिनेंस क्या होता है? टेम्परेरी लॉ होता है,
टेम्परेरी लॉ होता है। टेम्परेरी क्यों होता है? बिकॉज ऑर्डिनेंस कब बनाया जाता है? ऑर्डिनेंस होता क्या है? एन ऑर्डर और रूल मेड बाय अ गवर्नमेंट or somebody in a position of authority। ठीक है, जो भी उस अथॉरिटी में, जो भी उस पोजीशन पे, यहाँ पे पोजीशन अथॉरिटी किसके? प्रेसिडेंट की है। ठीक है, तो वो ऑर्डर कर सकता है, रूल बना सकता है। ठीक है, बाय अ गवर्नमेंट। कब बना सकता है? कब बना सकता है? व्हेन, जब पार्लियामेंट की रिसेस चल रही हो। मैंने बताया ना, सेशन होता है, उनके बीच में क्या होता है? रिसेस होती है। ठीक है, जब सेशन खत्म हो जाता है, मान लो प्रोग्यू हो गया, तो उसमें क्या होगा? रिसेस होगी। तो अब कोई भी अर्जेंट मैटर आ गया, बट पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट तो वहां है ही नहीं, लेकिन अभी अर्जेंट मैटर आ गया, कोई भी अनफोर्सिन मैटर आ गया। अब क्या होगा? ठीक है, कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट है, अभी पार्लियामेंट रिसेस में है, तो क्या हो गया? प्रेसिडेंट अभी है, प्रेसिडेंट तो हमेशा ही रहते हैं, वो हेड ऑफ द स्टेट है, तो वो ऑर्डिनेंस पास कर देंगे उस अनफोर्सिन सिचुएशन के लिए। तो वो क्या होता है? लॉ होता है। ठीक है, अगर इस लॉ को परमानेंट बनाना है, मान लो कि अभी पार्लियामेंट जो है आ चुकी है अपने सेशन में, अब उसको क्या बनाना है? लॉ बनाना है। तो 6 वीक्स के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा? उनको पास करना पड़ेगा वो लॉ। ठीक है, तब जाके वो परमानेंट लॉ बनेगा, वरना ऑर्डिनेंस क्या होता है? टेम्परेरी लॉ होता है। ठीक है, वो पार्लियामेंट को बाद में पास करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? प्रेसिडेंट कैन प्रोमulgate ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ठीक है, रिसेस चल रही होती है। दिस ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स फ्रॉम इट्स रीअसेंबली। क्या कह रहा है? अगर ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना है बाय पार्लियामेंट या उसको परमानेंट लॉ बनाना है, तो उसको 6 वीक्स के अंदर, मान लो मॉनसून सेशन आने वाला है, उससे पहले रिसेस चल रही थी, उसमें कोई अनफोर्सिन सिचुएशन आ गई और इसमें ऑर्डिनेंस पास हो गया, ऑर्डिनेंस पास कर दिया प्रेसिडेंट ने उस सिचुएशन के लिए। अब जो है मॉनसून सेशन आ चुका है, रीअसेंबली हो चुकी है। रीअसेंबली का मतलब होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असेंबल हो चुके हैं हाउसेज में पार्लियामेंट के। अब उसमें क्या है? अब वो रीअसेंबल जिस दिन हुए हैं उस सेशन में, 6 वीक्स के अंदर उनको वो ऑर्डिनेंस जो है पास करना पड़ेगा, ताकि वो अगर उस ऑर्डिनेंस को परमानेंट लॉ बनाना है तो, वरना वो टेम्परेरी लॉ ही रहेगा। ठीक है, वो हट सकता है। ठीक है, ही और शी कैन ऑल्सो विदड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस को क्या है? मान लो अनफोर्सीन सिचुएशन 2 दिन के बाद खत्म होगी, तो ठीक है, ऑर्डिनेंस जो है वो विदड्रॉ कर लेंगे, हटा देंगे, प्रेसिडेंट हटा देंगे, ये भी उनके पास पावर होती है। और अगर पार्लियामेंट की रीअसेंबली होगी 6 वीक्स के अंदर नहीं हो गया, तो ऐसे ही विदड्रॉ हो जाएगा वो। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं? ही कैन ऑल्सो विदड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। ही और प्रेसिडेंट, यहाँ पे ना ही और शी के पता नहीं, यहाँ पे इनको प्रेसिडेंट यूज करना चाहिए, है ना। प्रेसिडेंट लेज द रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना, कैग यूपीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? फाइनेंस कमीशन के, एंड सो ऑन। इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो इनकी जो रिपोर्ट है इनके रिगार्डिंग, इनका कुछ काम होता है, इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो ये रिपोर्ट बनाते हैं इन्होंने क्या काम किया है। तो इनकी जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट के सामने कौन रखता है? वो रखते हैं प्रेसिडेंट उनकी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में ले करते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरीज आ गए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर में हमने देखा था कि यूनियन टेरिटरीज के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं। तो अब उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो अपॉइंट कर सकते हैं, तो वो क्यों अपॉइंट करते हैं? उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्यों संभालते हैं? उनके जो डे टू डे ऑपरेशन होते हैं किस लिए संभालते हैं? पीस, वहां पे शांति बनी रहे, प्रोग्रेस हो, वहां की अच्छी गवर्नमेंट हो। यही तो एडमिनिस्ट्रेशन का गोल होता है कि वहां पे गुड गवर्नमेंट हो, पीस हो, प्रोग्रेस हो। कौन कौन सी जो है यूटी हैं,
अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड लद्दाख। इसमें ये कितने 1 2 3 एंड 4, ये 4 है। मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो लेक्चर है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा इंडियन पॉलिटी के मेरे चैनल में। मैंने आपको बताया है उसमें दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर के पास ऑन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। उनके अलावा जो रेगुलेशंस हैं जो अलग से बनाने पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं। उनके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है क्यों नहीं? क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ही इतनी नहीं है कि वहां पे बनानी पड़े। ठीक है, दिल्ली में कितनी सारी पॉपुलेशन है, ठीक है, पुडुचेरी में भी उसके हिसाब से है। तो इन ये जो यूनियन टेरिटरीज है ना, जो 4, इन तीनों को छोड़ के दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर के बाद जो बची हैं 4, उसमें क्या है, उसमें ये है एक सेकंड, यहाँ पे चंडीगढ़ इज नॉट ऑल्सो मेंशन हियर, है ना, चंडीगढ़ इज डिफरेंट हियर। 1 यहाँ पे क्या है, चंडीगढ़। ठीक है, उसमें क्या है, ये जो 4 है ना, चंडीगढ़ को छोड़ के, इनके गुड गवर्नमेंट के लिए जो प्रेसिडेंट है वो रेगुलेशन बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं। इन दिस केस पुडुचेरी आल्सो द प्रेसिडेंट कैन लेजिस्लेट बाय मेकिंग रेगुलेशन बट ओनली व्हेन द असेंबली इज सस्पेंडेड एंड डिसॉल्व। समझ आ गई बात? पुडुचेरी के पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेकिन अगर असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, उसका टर्म कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो चुका है, या फिर उसकी टर्म कंप्लीट हो चुकी है, तो असेंबली क्या है, डिसॉल्व हो चुकी है। और या फिर अगर हम बोल दे कि वो सस्पेंडेड हो चुकी है, ठीक है, खत्म हो चुकी है, तो भी क्या है, वहां पे क्या है, पुडुचेरी में प्रेसिडेंट रूल बना सकते हैं। तो ये था यूटीज की पावर। ठीक है, 2 पावर हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट जो पावर्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।